चलो सबको गुड इवनिंग। आज से पढ़ाई शुरू करते हैं अभी फुल फॉर्म में। पिछले दो लेक्चर्स में आपने क्या क्या सीख लिया, क्या क्या आइडिया ले लिया है, सबको क्लियर है? सिलेबस का आइडिया आ गया? अकाउंट्स और मैथ्स में कितने चैप्टर्स है? अकाउंट्स में कितने हैं? 10। मैथ्स में मैथ्स वन 8 चैप्टर्स, मैथ्स टू 8 चैप्टर्स, 8 और 8 16। किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, वो भी क्लियर है सबको? ठीक है। सबने नोटबुक में वेटेज सिलेबस सब लिख के रखा है, फोटो सबको मिल गए? फिर भी ये जो लाइव हमारे वीडियोस है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर कहीं पे कुछ मिस किया है तो उनको आप देख के जो भी आपको लिखना है नोटबुक में लिख सकते हो। और पेपर पैटर्न भी क्लियर हो गया, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे। अलग से स्पेशल दो वीडियोस हमारे पास यूट्यूब पे बनने वाले हैं, जिसमें एक वीडियो सिर्फ सिलेबस का होगा और एक वीडियो रहेगा पूरा चैप्टर वाइज वेटेज एंड पेपर पैटर्न का। वो जैसे ही रेडी होगा आपको यूट्यूब पे मिल जाए। मतलब वो शॉर्ट वीडियोस रहेंगे। यहाँ पर कैसे आराम से आपको 1.5 घंटे में पढ़ाया जाता है, वहां पे 15-20 मिनट में पूरा सिलेबस का आइडिया आपको मिल जाएगा एट ए ग्लांस। और पूरा चैप्टर वाइज वेटेज और पेपर पैटर्न भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज। हमारा चैप्टर नंबर 1, अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1। नाम तो याद हो ही गया होगा, इतनी बार बुलवा दिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। देखिए बोर्ड पे लिखा है मैंने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अभी ये पहली बार लिख दिया बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बार बार इतना बड़ा नहीं लिखूंगा। शॉर्ट में बोलेंगे अकाउंट्स। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मीन्स अकाउंट्स, क्योंकि हम बार बार बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बोल देंगे तो टाइम भी जाएगा ज्यादा, लिखने में भी ज्यादा टाइम जाएगा, इंक भी ज्यादा जाएगी, स्पेस भी ज्यादा जाएगा। तो बचत करते हैं। तो इसलिए अगर मैं अकाउंट्स बोलूं तो कोई स्टूडेंट ये नहीं बोले कि ये अकाउंट्स नाम का तो सब्जेक्ट है ही नहीं, हमको तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो अकाउंट्स इटसेल्फ स्टैंड्स फॉर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसका चैप्टर नंबर 1 बोर्ड पे भी नाम लिखा हुआ है मैंने, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। आप ध्यान से देखें तो मैंने दोनों दो चीजें अंडरलाइन की है। द फर्स्ट हाफ इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, सेकेंड हाफ इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा फर्स्ट हाफ शुरू होने जा रहा है और इसमें 2 से 3 दिन लगेंगे। आप सबके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, निकाल के रेडी रहिए। जहां पे ये चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है पेज नंबर 1 लिखा होगा, उसको सामने रखिए। और मैं पूरा प्री कैप दे देता हूँ, प्री कैप, रीकैप नहीं। रीकैप कब होता है? इवेंट के बाद। प्री कैप कब होता है? इवेंट के पहले। तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि इस फर्स्ट हाफ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का आप सब लोग सामने रखिए और देखते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले फर्स्ट हाफ का नाम क्या है, एक बार फिर से दोहराइए। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ये इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप को लेकर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में कौन से पेज से लेकर कौन से पेज तक पढ़ना है, मैं आपको क्लियर कट, आई विल गिव यू ऑल क्लियर इंस्ट्रक्शंस, देयर वोंट बी एनी कंफ्यूजन एट ऑल। एंड प्लान करके, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, पढ़ोगे। आपको पहले से पता है कि हाँ ये क्या है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ और उसमें से क्या पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का आएगा, वो सब पहले से अगर वेकेशन में ही पता चल जाएगा तो कितना फायदा होने वाला है। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के लिए आपको देखना है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। अब गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक भी में हम बार बार गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नहीं बोलेंगे, शॉर्ट में बोलेंगे जीटीबी। क्या बोलेंगे? जीटीबी। जीटीबी के पेज नंबर 1 से लेकर 13 तक ये सारे जो बोर्ड पे आपको पॉइंटर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जब आप सीखोगे पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। आप लोग क्रॉस चेक करते जाइए एक एक करके। देखिए सबसे पहला गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए देखिए आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम आज ही पढ़ना शुरू करेंगे, जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा ये थियरी जितना, क्योंकि अकाउंट्स में हमको थियरी क्यों पढ़नी होती है। अकाउंट्स में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाए तो अकाउंट्स में आपको ऑब्जेक्टिव्स में थियरी काम है, लेकिन थियरी पढ़े बिना आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा। इसलिए थियरी इज द बेस ऑफ प्रैक्टिकल, इसलिए हमको पढ़ना है। तो थियरी को अनदेखा नहीं करें। कई बार क्या होता है, हम लोग प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करते करते थियरी आती है तो वी गेट बोर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक लाइन, हर एक कॉन्सेप्ट का रिस्पेक्ट कीजिए, उसको आप दिल से सीखिए ताकि आपको फायदा बहुत मिलेगा। अगर कुछ कुछ टॉपिक में पहले थियरी पढ़ाई जाएगी बाद में प्रैक्टिकल करेंगे, तो कुछ कुछ टॉपिक में पहले प्रैक्टिकल करके बाद में थियरी करेंगे।
तो सब कुछ एक साथ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके, ग्रेजुअली, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऑफ कोर्स। तो सबसे पहला पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसके बारे में? ऑब्वियसली इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ये पॉइंट पे आपको पता चलेगा कि पार्टनरशिप का जन्म कैसे हुआ, व्हाई डिड पार्टनरशिप फॉर्म कम इनटू एग्जिस्टेंस। मैं अभी थोड़ी देर में इसी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। फिर आपको पता चलेगा मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या है। हाँ, आपको पेपर पैटर्न याद है सबको? तो पेपर पैटर्न में जो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स का, उसमें एक ऑब्जेक्टिव है आंसर इन वन सेंटेंस। रिमेंबर दिस, ए टू जे बताया था ना, ए टू जे में से कोई भी चार आ सकते हैं। ए टू जे में से कोई भी चार, उसमें आंसर इन वन सेंटेंस आया तो उसमें ये सब आ सकता है। व्हाट इज द मीनिंग, डेफिनेशन, व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका मीनिंग और डेफिनेशन। फिर जरा पेज पलटिए, नेक्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, सर्कल्स दिख रहे होंगे। क्या है वो? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। वी हैव ऑलरेडी नो द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, जो हम लोग एफआईजीसी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फीचर्स का दूसरा नाम क्या है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप भी इसमें आता है। और थोड़ा अगले पेज पे जाइए, आपको दिखाई दे रहा है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है पता है? एनी आइडिया अबाउट पार्टनरशिप डीड? इट इज अ रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट, लिखित एग्रीमेंट होता है, उसको पार्टनरशिप डीड क्या है ये तो हम पढ़ ही लेंगे सब, तो आइडिया मिल ही जाएगा। और पेज पलटिए, वहां पे आपको दिखाई दे रहा है प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दिख रहा है प्रोविजंस। पेज नंबर क्या है? 4। पेज नंबर 4। प्रोविजंस का मतलब क्या होता है? प्रोविजंस का मतलब यहाँ पे है रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब पास किया गया था? 1932 के मुताबिक पार्टनरशिप के बिजनेस के क्या क्या रूल्स है, प्रोविजंस है, अकाउंट से रिलेटेड। ये भी, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ थ्योरी। मतलब ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ये सब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। और उसके बाद यहाँ तक तो ठीक है, ये तो आपका 4 पेज में खत्म हो जाएगा। टोटल कितने पेजेस मैंने लिखे यहाँ पे? आपने पेज नंबर ध्यान से देखा? ये जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 13 तक है। पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 13, जिसमें से अभी तो खाली 4 पेज हुए। 13 में से 4 माइनस करो, कितने बचे? बोलो, कल बताओगे। 9। तो 9 पेजेस आपको पूरा और भी है जो इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। और वो है थियरी कम प्रैक्टिकल। इट इज अबाउट मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी पेज पे आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर 4 पे ही आपको एक चार्ट दिख रहा है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट का। पार्टनरशिप का एक चार्ट दिख रहा है क्या सबको? क्या दिख रहा है? मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। मैंने इसमें वर्ड ऐड किया है, मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता चलेगा पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो दो तरह के मेथड्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कैन यू सी द चार्ट? द कैपिटल मेथड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू। क्या दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड पे? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और राइट साइड पे फ्लक्चुएटिंग। तो ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है, ये आपको आना चाहिए। और उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो पार्ट होगा ये थियरी भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। लेकिन ये जो पार्ट है ना, लास्ट वाला पॉइंटर दिख रहा है, ये आपको समझाया जाएगा एकदम एंड में। इसलिए फिलहाल हमको 2 से 3 लेक्चर्स में स्टडी करना है। 2 लेक्चर्स में कोशिश करेंगे आज और कल मिला के, क्योंकि इस हफ्ते थोड़ा आपका लेक्चर का प्रेशर कम है। टाइम भी हम लोग बहुत ज्यादा लेंदी लेक्चर्स नहीं रख रहे, आराम से, ताकि धीरे धीरे आदत पड़ जाए एक साथ। फिर वो ऐसा हो जाएगा कि आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दिस वीक वी आर मूविंग ग्रेजुअली, स्लोली। तो इसलिए हो सकता है कि ये 2 की जगह पे 3 लेक्चर्स ले लें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। तो यहां से लेकर 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 पॉइंटर्स हम पहले पढ़ लेंगे 2 या 3 लेक्चर्स में मिला के। ये जो लास्ट पॉइंटर दिख रहा है ये हम लोग करेंगे पूरा सेकेंड हाफ खत्म होने के बाद। फर्स्ट हाफ आपने क्या बोला? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। सेकेंड हाफ क्या होगा? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हम पूरा कर लेंगे, उसके सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद एंड में जिस दिन सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, लास्ट लेक्चर में ये मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैंने ये पहले समझाना शुरू किया तो इसका साइड इफेक्ट होगा, आपको समझ में आधी चीजें आएगी आधी नहीं, प्लस मेरा टाइम भी डबल चला जाए। लेकिन जब लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा तो आधे टाइम में आपको पूरा समझ में आ जाए। तो इसलिए इस बुक का सीक्वेंस अलग है, हमारा सीक्वेंस अलग है। नॉट नेसेसरी कि बुक का जो पेज नंबर है उसी ऑर्डर में हम लोग 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइन से पढ़े। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो पढ़ ही लेंगे। हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंटर क्या है, प्रोविजंस तक पढ़ लेंगे। उसके बाद सीधा हम चले जाएंगे पेज नंबर 14 पे।
पेज नंबर 14 पे देखिए, वहां पे शुरू हो रहा है पार्ट 2। ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, सच में ये बहुत काम की चीजें हैं, डू नॉट इग्नोर देम। दिख रहा है आपको पेज नंबर 14 पे क्या दिख रहा है? बोलना जरा, पढ़ना जरा, क्या दिख रहा है? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स है ना, दिख रहा है ना, दिस इज पार्ट 2। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लेंगे प्रोविजंस, उसके बाद इसको ड्यू रख के पार्ट 2 पूरा खत्म कर। और पार्ट 2 जब मैं स्टार्ट करूंगा तो हमको नोटबुक में लिखना पड़ेगा। अब फिलहाल पार्ट 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज प्रिंटेड, राइट? डू यू अंडरस्टैंड ना? कि थियरी तो हमको ये सब देख देख के नोटबुक में लिखना है क्या वापस? इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। तो जब पार्ट 2, हम नोटबुक आपको डेली लेके आनी है, क्योंकि कब किस वक्त क्या दिमाग में आ जाए और मैं आपको लिखने को दे दूं, बोल नहीं सकता। इसलिए अकाउंट्स की नोटबुक है ना सबके पास, और उसमें वो 3-4 पेजेस लिख के रखे हैं ना सबने। ठीक है, बस। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब उसमें लिखेंगे, लेकिन लिख के डेली आप लोग पास में, यूट्यूब व्यूअर्स भी अपने पास में एक A4 साइज की नोटबुक लेके रखिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। लाइव लेक्चर में कुछ कहूँ आपको लिखना पड़ सकता है, अदरवाइज ढूंढते रहोगे, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी और आप नोटबुक लेने चले गए तो वो बात आपकी मिस हो जाएगी। ये बात और है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे तो वो आप उसमें दोबारा देख सकते हैं, लेकिन फिर कहाँ ढूंढोगे कौन से टाइम पे मैंने क्या बोला? तो जितना हो सके मटेरियल रेडी रखोगे, अच्छा रहेगा आपके पास। और अभी हमारे पास सिर्फ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होना चाहिए, ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक इज क्वाइट गुड इनफ। और हालांकि हम लोग यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ते हैं एज एन अकाउंटेंट, आप लोग के माइंड में अकाउंट्स की पढ़ाई होती है एज अ स्टूडेंट, कि भाई हम स्टूडेंट है, अकाउंट्स पढ़े, एग्जाम दे और पास हो जाए, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं एज एन अकाउंटेंट, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, हर छोटी से छोटी बात आपको पता चले। तो इसलिए अपना मटेरियल एकदम कंप्लीट रखोगे तो इसका फायदा आपको भी होगा। कल को उठ के वो मटेरियल किसी और को दोगे, कोई क्लासेस नहीं कर पा रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, उसको आपकी बुक दोगे तो वो कम से कम पढ़ पढ़ के कुछ तो सीख पाएगा, आपको दुआएं देगा, उसकी दुआ से आप और आगे बढ़ो। लेकिन उसके लिए जरूरत है आपको अपनी बुक्स को मेंटेन करना। ठीक है, तो बहुत जरूरी है सारा स्टडी मटेरियल। इसलिए अभी पूरा वेकेशन बैच में हमारे पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है। अगर आपको बोर्ड का कंप्लीट पेपर सॉल्व करना, मैं पहले आपको एक टिप दे रहा हूं, अगर आपको बोर्ड का कंप्लीट पेपर सॉल्व करना है, एक भी चीज ऐसी नहीं हो जो आपको ना आए, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब 80 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करना है और आपको 80 मार्क्स चाहिए, तो सिर्फ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक काफी, सिर्फ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक काफी है। पूरा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से ही प्रॉब्लम्स मॉडिफाई करके आपको आइडिया आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे ना, तब एक ही क्वेश्चन कई बार बोर्ड वाले मॉडिफाई कर देते, नाम बदल देते हैं, एक जीरो बढ़ा देते हैं। पिछले साल जो प्रॉब्लम आया था, पिछले 2 साल पहले जो प्रॉब्लम आया था, आज फिर से वही प्रॉब्लम आ गया, खाली एबीसी का XYZ कर दिया। वहां पे फिगर्स इन थाउजेंड्स था, यहाँ पे फिगर्स इन 10,000 कर दिया, एक एक जीरो बढ़ा दिया। यू विल ऑब्जर्व सच थिंग्स। यू विल ऑल्सो बी गिवन द पेपर सेट्स, आपको पेपर सेट मिलेगा। जैसे मैंने आपको कहा ना, कितने पेपर्स हो चुके हैं अब तक? 8। 9वां पेपर आने वाला है, आप देने वाले हो 10वां। तो पेपर सेट जब देखोगे आपको आइडिया है। रेगुलर बैच जब हमारा होगा तो उसमें आपको अकाउंट्स का गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के जितने प्रॉब्लम्स है वो दोबारा करवाए जाएंगे, प्लस एक्स्ट्रा बोर्ड्स के ओल्ड प्रॉब्लम्स भी आपको करवाए जाएंगे। ऑन एन एवरेज हम लोग अभी वेकेशन बैच में ऑन एन एवरेज हर एक चैप्टर का 25 से 30 प्रॉब्लम्स करेंगे। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता, लेकिन रेगुलर बैच में इट विल बिकम डबल। रेगुलर बैच में हर एक चैप्टर के हम लोग 50 से 60 प्रॉब्लम्स करेंगे, इतने प्रॉब्लम्स है हमारे पास। तो अगर आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम देना है, क्वालिफाई करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप सिर्फ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक करके जाओ, चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में एक अलग टाइप का प्रॉब्लम एक ही बार आया, दूसरा वैसा प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको दूसरा भी खुद करना पड़ेगा ना। एक एक टाइप के दो दो प्रॉब्लम कर लिए, एक मैंने करवाया, एक आप खुद करोगे, तभी तो प्रैक्टिस होगी। अकाउंट्स क्या मांगता है? प्रैक्टिस। तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए आपको रेगुलर बैच में और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, अकाउंट्स की, मैथ्स का भी वैसा ही है। मैथ्स के लिए भी जितने भी बोर्ड्स के पेपर्स है वो सारे हम सॉल्व करेंगे। अभी हमारा फोकस है सिर्फ GTB पे। व्हाट इज GTB? गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो फिलहाल जो हमको पढ़ने हैं, फिलहाल 2 या 3 दिन के अंदर वो क्या पढ़ने हैं, ये सारे 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंटर्स पढ़ने। सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंटर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या देख रहा है? इंट्रोडक्शन। शुरू करें। इफ एनी ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग, मैं उसको अलाउ करूंगा, क्योंकि अभी क्या है, यूट्यूब पे लाइव हो, तो आप पढ़ोगे तो यूट्यूब वालों को सुनाई नहीं देगा।
तो इसलिए मैं ही पढ़ूंगा, मैं ही एक्सप्लेन करूंगा। जब ये लाइव लेक्चर्स, हमारे फ्री लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जूम पे लाइव होगा। जो जिन लोगों ने हमारे पास एडमिशन लिया है वो जूम पे लाइव आएंगे, फिर मैं आपसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। पेज नंबर 1 पे आते हैं। शुरुआत में सबसे पहला पॉइंट क्या है मानसी, देख के बता। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। अब ये पॉइंट आपको बताना चाहता है कि पार्टनरशिप बिजनेस क्यों आया। Why did partnership business come into existence? अच्छा, आपने पार्टनरशिप के पहले क्या पढ़ा? पार्टनरशिप के पहले किसके बारे में पढ़ाया जाता है? सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का मतलब क्या होता है, या सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, या सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? द बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन। तो पहला सवाल, ये सब डिस्कशन होना चाहिए। सब कुछ क्लियर होता है ना, जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, नॉलेज क्लियर होता है, तो आप अपनी भाषा में भी समझा सकते हो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पार्टनरशिप का जन्म क्यों हुआ? तो आप कहोगे सर पार्टनरशिप का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कुछ कमियां थी। There were certain limitations and drawbacks, or you can say disadvantages, which were faced by a sole trader and his concern, soul trading concern. क्या कमियां थी सोल ट्रेडिंग कंसर्न में, याद है आपको? सोल ट्रेडर में क्या क्या कमियां हैं? पहला है लिमिटेड कैपिटल, राइट? द कैपिटल इज लिमिटेड बिकॉज एंटायर मनी इज प्रोवाइडेड बाय वन पर्सन। तो पार्टनरशिप में क्या है? कैपिटल इज मोर देन सोल ट्रेडिंग कंसर्न। आपको पार्टनरशिप के नंबर्स पता है सबको? सोल ट्रेडर में कितना होता है? मिनिमम 1 और मैक्सिमम भी 1। और पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स होते हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। तो सोल ट्रेडर में कैपिटल ज्यादा होगा कि पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में। तो जैसे जैसे अकेला आदमी बिजनेस करने लगा, उसके लिए मुश्किल हो गया कि भाई मैं बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करूं। एक्सपैंड करने के लिए क्या चाहिए हमको? मोर कैपिटल चाहिए, और भी ज्यादा लोग चाहिए। क्योंकि बिजनेस यहाँ पे एक ब्रांच है, वहां पे एक ब्रांच है, कहीं और दुकान है, कहीं और फैक्ट्री है। वी नीड मोर एंड मोर पीपल एज वेल। तो इसलिए पार्टनरशिप का जन्म हुआ। तो पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस सफर्ड बाय सोल ट्रेडिंग कंसर्न। पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1, बुक में से पढ़ेंगे। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। किसी वर्ड को लेकर कुछ डाउट हो, उसको अंडरलाइन करने का। आप तो हर वर्ड का मीनिंग गूगल पे आपको मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। जितने वर्ड्स के मीनिंग है मैं आपको बताते जाऊंगा, जितना पॉसिबल है वहीं पे अंडरलाइन करके उसका इंग्लिश टू इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी लिख सकते हैं। लेट्स रीड, प्लीज पे अटेंशन। पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन। बुक में से पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 में लिखा है द सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। हाँ, सबका बुक में ध्यान चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। प्रोप्राइटर मतलब ओनर। The sole proprietorship has its limitations. Sole proprietorship has its limitations. उसमें बहुत सारे limitations है। क्या क्या limitation है? Such as limited capital, limited managerial ability, खुद ही सब कुछ करता है। He is a jack of all, but master of none। सब नहीं करो तो frustrate हो जाता है कई बार। उसको परचेज भी देखना है, उसको सेल्स भी देखना है, अकाउंटिंग भी देखना है, उसको बैंक भी जाना है, उसको दूसरे काम भी करना है, उसको ऑर्डर्स भी देने हैं। तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो सारे बिजनेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। तो ये सब सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स के क्या है? लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन, लिमिटेड कैपिटल। एक एक वर्ड को अलग अलग अंडरलाइन कर सकते हैं। लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पता है आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी? अगर बिजनेस डूब गया तो बेचारा रोड पे आ जाता है। हालांकि पार्टनरशिप में भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही है, बट इतना रिस्क नहीं है ना। वहां तो वो पूरा लॉस खुद ही बेयर करेगा, यहाँ तो लॉस शेयर हो जाएगा। इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, in soul trading concern, losses are bad. Remember this word, losses are bad. But in partnership, losses are shared. Losses are shared. तो ये सब प्रॉब्लम। अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, नो स्टेबिलिटी। बिजनेस में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। सोल ट्रेडर मर गया, पागल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, द बिजनेस कम्स टू एन एंड। रिमेंबर दिस पॉइंट, आया होगा ना? इफ द सोल ट्रेडर डाइज और बिकम्स इनसेन, इंसेन। जब कोई इंसान इंसेन हो जाता है, इंसान का क्या हो गया? इंसेन। इंसान इन हिंदी या उर्दू, लेकिन इंसेन इन इंग्लिश। इंसेन मतलब पागल, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड कौन? जैसे मैं, अनसाउंड माइंड। और अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है, इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? बैंकरप्ट। हिज बिजनेस कम्स टू एन एंड। तो ये सब प्रॉब्लम से इसकी लिमिटेशन, नो स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन भी नहीं था। आप बताइए स्पेशलाइजेशन कब आता है? जब एक आदमी एक ही काम करता है। यू नो डिवीजन ऑफ लेबर। व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? द वर्क इज डिवाइडेड। काम को डिवाइड किया जाए कि भाई तू ये काम कर, तू परचेज देख, तू सेल्स देख,
तू प्रोडक्शन देख। तो पार्टनरशिप में हो सकता है ना 50 पार्टनर है ना, एक पार्टनर ये देखेगा एक। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन। सोल ट्रेडर में परचेज भी मैं, सेल्स भी मैं करूँ, सब कुछ मैं करूँ, तो मैं मेरे अंदर स्पेशलाइजेशन आएगा ही नहीं। सो देर इज नो स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन भी नहीं था, एब्सेंस था वहां पे। So all these limitations were suffered by, tell me, all these limitations were suffered by loud sole trading concern. And hence, when a business is to be set up on a scale which needs more capital and involves more risk, आपको एक ऐसा बिजनेस शुरू करना है जिसमें क्या चाहिए, मोर कैपिटल, और क्या उठाना है, मोर रिस्क। तो फिर एक आदमी चाहिए कि एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो फिर आप किसको इनवाइट करोगे, पार्टनरशिप को, है ना। more risk, two or more persons come together to run it, two or more person come together to run it, and जब टू और मोर पर्सन आएंगे तो क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप बन जाएगा। दे अग्री टू शेयर द कैपिटल, जो दो से ज्यादा लोग आएंगे वो कैपिटल भी शेयर करेंगे। मैं 1 लाख दे रहा हूँ, एक 1 लाख दे, सब लोग 1-1 लाख देंगे, 50 लोगों से कितना मिलेगा, 50 लाख मिल जाएगा। 2-2 लाख देंगे, कितना हो गया, 1 करोड़। सोचिए कैपिटल कितना जल्दी ज्यादा हो जाता है। दे अग्री टू शेयर द कैपिटल, शेयर द मैनेजमेंट, काम भी डिवाइड हो जाएगा। मैं परचेज देखता हूँ, तू तू सेल्स देख, एक प्रोडक्शन देखेगा, एक वो देखेगा। वर्क कैन बी डिवाइडेड, the management and the risk and profits of business such as mutual risk and profits of business भी आप share कर सकते हो। such mutual relationship based on agreement amongst these persons is termed as partnership। ये जो relationship होता है जिसमें एक से ज्यादा लोग आते हैं, जो कैपिटल शेयर करते हैं, जो मैनेजमेंट शेयर करते हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करते हैं, इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप। आपको पता है ना, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। व्हाट इज फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज द रिलेशन बिटवीन फ्रेंड्स। तो व्हाट इज पार्टनरशिप, रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। सो इट इज अ रिलेशनशिप, इट इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप। द पर्संस, और एक और बात बताऊं, पार्टनरशिप के जो मालिक है उनको क्या कहा जाता है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के मालिक को क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडर। पार्टनरशिप के मालिक को क्या कहेंगे, पार्टनर्स। तो समझो हम लोग यहाँ पर 50 लोग हैं, वी ऑल आर पार्टनर्स। एक एक को कहा जाएगा पार्टनर, लेकिन कलेक्टिवली हमको कहा जाएगा फर्म। पार्टनर के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, इंडिविजुअली वी विल बी कॉल्ड एज पार्टनर्स, बट कलेक्टिवली वी विल बी कॉल्ड एज फर्म। जैसे इंडिविजुअली यू आर कॉल्ड एज स्टूडेंट 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 स्टूडेंट, कलेक्टिवली यू विल बी कॉल्ड एज क्लास क्लास। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ग्रुप के लिए क्या वर्ड यूज होता है, क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, क्लास। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। फ्लावर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बुके। वैसे ही स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, क्लास। पार्टनर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, फर्म। पार्टनरशिप फर्म या फर्म। देखो लिखा है लास्ट लाइन अंडरलाइन, प्लीज डू अंडरलाइन द लास्ट लाइन, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। द पर्संस हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज, जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं इंडिविजुअली, उनको क्या कहा जाता है, इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स, एंड कलेक्टिवली एज फर्म। चलो क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 1 बोलो एक साथ लाउडली, क्लियर हो गया। पार्टनरशिप का जन्म क्यों हुआ, क्योंकि सोल ट्रेडर में कुछ कमियां थी, और उन कमियों को हटाने के लिए किसका जन्म हुआ, पार्टनरशिप। ताकि आपको और कैपिटल मिले, आप बिजनेस को और एक्सपैंड कर सको, द वर्क कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व, इसलिए पार्टनरशिप का जन्म हुआ। तो अगर आपको बिजनेस और ज्यादा बढ़ाना है और ज्यादा पैसे कमाने हैं, देन विच वन इज बेटर, सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप, पार्टनर। आगे और पढ़ोगे, बीकॉम में जाओगे, एडवांस स्टडीज करोगे तो और इससे बेटर मिलेगा, पार्टनरशिप से बेटर एलएलपी। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये पार्टनरशिप है। उसके बाद एलएलपी आएगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बाद आएगा जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसमें भी पहला प्राइवेट कंपनी, उसके बाद पब्लिक कंपनी, उसके बाद एमएनसी, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी। सब पढ़ा है कि नहीं, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। उस मल्टीनेशनल कंपनी है, कोक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ऑल दीज आर एमएनसीज। ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका बिजनेस है, उनके पैसे की तो गिनती हम कर ही नहीं सकते, वो खुद भी नहीं कर सकते, इतना पैसा उनके। सो देर इज नो लिमिट इतना आप बिजनेस को। लेकिन फिलहाल हमारी तुलना किससे हो रही है, पार्टनरशिप का कंपैरिजन किससे हो रहा है, सोल ट्रेडर से। तो आप कहिए कि पार्टनरशिप इज बेटर। आगे चल के बेटर देन पार्टनरशिप भी और भी बहुत सारे फॉर्म्स है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर, राइट। अभी आते हैं पॉइंट नंबर 2, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पहले मीनिंग की बात करते हैं, पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप क्या है, एक बंदा है या ऑर्गेनाइजेशन है,
पार्टनरशिप में एक आदमी होता है यार, एक से ज्यादा। आपका गणेशोत्सव मंडल क्या है, सिंगल पर्सन है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन है? एक से ज्यादा लोग होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। पे अटेंशन, व्हाट इज द मीनिंग? पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। तो एक ऐसी संस्था है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं। एसोसिएट मतलब इकट्ठा होते हैं, गेट टुगेदर। association of two or more persons coming together to carry on a business with a view to share profit or losses. And why do they come together? समझो, we are partners and we have formed a partnership. So what is partnership? It is our organization. It is an organization of two or more person, association of two or more person. Why have we formed this organization? Last line में देखा आपको, with a view to share profit or losses, ताकि उसको, उस ऑर्गेनाइजेशन को में रह के हम लोग बिजनेस करें और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हम शेयर करेंगे। विद द व्यू टू का मतलब क्या है? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। दिस इज द मीनिंग, दिस इज द मीनिंग। समझ में आया सबको? अब आते हैं डेफिनेशंस। मीनिंग और डेफिनेशन में क्या फर्क है? मीनिंग जो है वर्ड टू वर्ड नहीं होगा चलेगा, डेफिनेशन हैज टू बी वर्ड टू वर्ड, राइट? इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। स्पेसिफिक डेफिनेशन होता है, कुछ डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट में लिखे हैं, कुछ डेफिनेशन किसी ऑथर ने दिए। यहाँ पे प्रोफेसर हैंडी का डेफिनेशन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन हैज टू बी वर्ड टू वर्ड, राइट? तो वो आपको याद करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक ही डेफिनेशन है और वो आज का आज याद कीजिए। कल हो सकता है मैं यहाँ पे हर एक से वो डेफिनेशन बुलवाऊं। कल तक आप सबको एक डेफिनेशन याद करके आना है। बट आई होप कि अगर आपने एफ आई जी सी में पढ़ा है तो ये डेफिनेशन आपको याद ही हो। ठीक है, तो दो डेफिनेशन है हमारे पास। मीनिंग आप जनरल टर्म्स में बता सकते हैं। पार्टनरशिप क्या है? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स हु कम टुगेदर फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो मैंने समझा दिया, वो भी इसमें लिखा है वो नहीं, मैंने थोड़ा अपने हिसाब से समझाया। दिस इज मीनिंग। बट डेफिनेशन पूछा तो फिर जो लिखा है वही लिखता है। अच्छा, फिर से बता दूं आपको बच्चे लोग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था? 1932। कम से कम आज हम ये पहले, ये 3 पॉइंट्स तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे, फीचर्स भी हम लोग कंप्लीट कर ही लेंगे। ना बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था? 1932 में। 1932 में अंग्रेज लोग थे इंडिया में, ब्रिटिशर्स थे, मतलब ब्रिटिशर्स का कानून है, वो अभी भी चल रहा है। और उसमें कुछ कमियां भी है कि इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और इसमें जो है पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी खतरे में रहती है। तो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आजाद हिंदुस्तान की सरकार ने, आजादी मिलने के कई साल बाद 2008, 2008, आजादी कब मिली? 1947। 1947 के तकरीबन कितने साल गिन लेते हैं? 50 साल। यस, क्योंकि 1947 से आप गिनो 60 साल हो। फ्रॉम 1947 टू 2007 कितने हो गए? 60 इयर्स होते हैं। 60 इयर्स के बाद 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप के लिए और एक नया कानून बनाया, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लेकिन उसके बारे में हमको पढ़ना ही नहीं है, उसके बारे में आप लोगों को बाद में फिर कभी आएगा। थोड़ा बहुत आपने एफआईजीसी में पढ़ा हुआ है। एलएलपी इज मच बेटर, इसलिए आजकल लोग पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करते, हर कोई एलएलपी को प्रेफर करता है, क्योंकि एलएलपी में लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है या लिमिटेड, ये आपको पता होना चाहिए। आपको दोनों का मतलब समझा दूंगा, अभी पता चल जाएगा। यस, मुझे बताओ, अंग्रेजों ने ये एक्ट पास किया था, कब पास किया? 1932 में। तो 1932 में कोई भी एक्ट की अगर आप बुक निकालोगे, कोई भी एक्ट की किताब निकालोगे, तो उस एक्ट के अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना, सेक्शंस। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, अलग अलग उसमें दफाएं होती। अलग अलग सेक्शंस को जब आप पढ़ोगे तो उस 1932 के एक्ट में आपको देखना है सेक्शन 4। सेक्शन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सीधा सेक्शन 4। आपने मुझसे पूछा सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की जो किताब है उसमें पार्टनरशिप का मीनिंग क्या लिखा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की किताब, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
32 का जो एक्ट है उसमें पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, तो मैं कहूंगा अगर आपको देखना है तो उसमें अलग अलग सेक्शंस है, आप सीधा चले जाओ सेक्शन 4 में तो आपको डेफिनेशन पता चलेगा। तो जो डेफिनेशन मैं बोलने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इट वाज गिवन बाय सेक्शन 4 ऑफ दी, टेल मी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसको याद कीजिए, अगर एग्जाम में आता है ना व्हाट इज पार्टनरशिप, 1 मार्क का, तो आप लिख सको। एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट, हर एक मार्क इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क की वैल्यू उसको पूछो जिसको 100 में से 99 मिल रहे। बहुत अफसोस हो गया यार, और 1 मार्क पता नहीं कहाँ चला गया फुल मार्क्स में। अच्छा चलो उसको पूछो जिसको 100 में से 34 मिल, उसको पूछो, 1 मिल जाता तो पास हो गया। सो एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट, वो एक अलग चीज है, लेकिन सवाल नॉलेज का है। जैसा मैंने पहले भी कहा, मार्क्स सेकेंडरी, पढ़ेंगे। पे अटेंशन, डेफिनेशन क्या लिखा है अंडरलाइन कीजिए पूरा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में क्या लिखा है, डिफाइंड पार्टनरशिप एज, जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में पूरा अंडरलाइन करो। आपने मुझसे पूछा कि सर पार्टनरशिप क्या है, कौन से एक्ट के मुताबिक, जल्दी बोलो। व्हाट इज पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, व्हाट इज पार्टनरशिप? तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, इसलिए मैंने कहा इट इज द रिलेशन, पे अटेंशन। पार्टनरशिप क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय all or any of them acting for all. It is the relation between the persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. बस समझ में आ गया, सिंपल। किधर है, कुछ नहीं है, समझना पड़ेगा इसको। इसको ब्रेक करके समझाता हूँ, तोड़ तोड़ के समझाता हूँ। आपने मुझसे पूछा व्हाट इज पार्टनरशिप, तो देखो अभी मैं इसको तोड़ तोड़ के समझाता हूँ। ध्यान से पढ़िए बुक में सब लोग, यूट्यूब व्यूअर्स भी अपना पेज नंबर 1 सामने रखिए। डेफिनेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइंस द पार्टनरशिप एज। क्या है पार्टनरशिप? देखो पहले फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, पार्टनरशिप क्या है पढ़ो। इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, बस। पार्टनरशिप क्या है? इट इज द, हम सबकी दुकान है और हम सब पार्टनर्स हैं, तो हमारा आपस में क्या रिलेशन? पार्टनरशिप। फ्रेंड्स का क्या रिलेशन? फ्रेंडशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन पर्संस। आर वी ऑल पर्संस? तो पर्संस के बीच का एक संबंध है पार्टनरशिप। बोलिए फिर से, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। ओके, व्हाट काइंड ऑफ पर्संस? पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, लिखा है। कौन से पर्सन के बीच का रिलेशन है? पढ़ो आगे क्या लिखा है, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। तोड़ तोड़ के समझ में आया? बोलिए, तोड़ तोड़ के पढ़ो। पार्टनरशिप क्या है? इट इज द रिलेशंस बिटवीन पर्संस, विच पर्सन? who have agreed to share the profits of the business. Okay, which business? The business which is carried on by all or any one of them acting for all. कौन सा बिजनेस? वो बिजनेस, हिंदी में बोल रहा हूँ, वो बिजनेस जो या तो सब लोग मिलके चलाते हैं या उनमें से कोई एक चलाता है, लेकिन जो एक चलाता है वो सबके लिए काम करता है। आपको पता है पार्टनरशिप का बिजनेस कैसा है? या तो सारे पार्टनर्स मिलके चलाते हैं, लेकिन सारे पार्टनर्स के पास टाइम नहीं है, तो वो उनमें से एक को चुनते हैं जिसको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। यस, आपको पता है कंपनी को कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबको थोड़ा बहुत तो पता होगा। वैसे ही पार्टनरशिप को कौन मैनेज कर सकता है? एक्टिव पार्टनर। तो हम सब पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग 10 लोग हैं फॉर एग्जांपल, 50 नहीं, 10 लोग मिलके एक दुकान डाल दी हमने, तो हम 10 के 10 लोग भी दुकान पे जा सकते हैं रोज, लेकिन 10 में से 9 पार्टनर्स के पास टाइम नहीं है रोज जाने के लिए, क्योंकि उनके और भी बिजनेस है। तो वो क्या करते हैं, अपने में से एक को चुनते हैं। आप 9 लोगों ने मुझे चुना कि सर हमारे और भी बिजनेस है, वी आर बिजी, आप इस दुकान को संभालो। सो यू ऑल विल बी कॉल्ड एज स्लीपिंग पार्टनर, राइट? आई विल बी कॉल्ड एज एक्टिव पार्टनर। तो हमारा बिजनेस कौन चला रहा है? कैरीड ऑन बाय ऑल है या एनी ऑफ देम है? एनी वन ऑफ देम। तो ये चॉइस है, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ एनी वन ऑफ देम। लेकिन मैं अगर चलाऊंगा ना तो मैं आपके बिहाफ पे, आपके कहने पे काम करूं। मतलब आपने मुझे बिठा दिया ना कुर्सी पे, सर यू आर द मैनेजर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बिना पूछे कुछ भी बैंक में से पैसा निकाल के कहीं भी कुछ भी यूज करूं, और बैंक से फर्म का पैसा निकाल के कार खरीद लूं और बीवी बच्चों को लेने घूमने चला जाऊं। ये सब नहीं कर सकता। आई कैन नॉट यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फॉर माई पर्सनल बेनिफिट्स। तो मैं जो भी करूंगा वो सब आपके बिहाफ पे करूंगा।
सो इफ आई एम डूइंग माई जॉब, आई एम डूइंग इट फॉर यू, आई एम एक्टिंग फॉर यू। तो इसलिए लास्ट पार्ट आपने देखिए, बिजनेस के आगे क्या लिखा है, बिजनेस के आगे क्या लिखा है, कैरिड ऑन बाय ऑल। इसका क्या मतलब है कैरिड ऑन बाय ऑल? मतलब बिजनेस सब लोग मिलकर चला सकते हैं और उनमें से कोई एक चला सकता है, लेकिन जो एक चलाएगा वो सबके लिए काम करेगा, एक्टिंग फॉर। ये इसका डेफिनेशन आया समझ में? बोलिए अभी एक साथ रुक रुक के पढ़ने का। व्हाट इज पार्टनरशिप? इट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस। व्हाट काइंड ऑफ पर्संस? who have agreed to share the profits of the business. What kind of business? The business which is carried on by all or any of them acting for. Partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. This is the meaning. Clear? आ गया समझ में? याद करो इसको, एक मार्क का सवाल नहीं है, नॉलेज का सवाल है। और एक डेफिनेशन है, उसको भी समझ लेते हैं। इसको अगर वर्ड टू वर्ड आपको अगर एक कम से कम एक डेफिनेशन याद होना चाहिए। क्या नाम है? प्रोफेसर, व्हाट इज द नेम? प्रोफेसर हैंडी। उसने क्या कहा? पार्टनरशिप क्या है? इसमें भी थोड़ा बहुत मोर और लेस वही वर्ड यूज किया, आपको पढ़ के आ जाएगा समझ में। डेफिनेशन नंबर 2, प्रोफेसर हैंडी का कहना है पार्टनरशिप इज द रिलेशन। इसने भी क्या कहा? पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्सन। रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन पर्सन, यानी वो रिलेशन जो लोगों के बीच में मौजूद होता है। एग्जिस्ट करता है मतलब मौजूद होता है। हमारे बीच का, अगर हम दुकान चला रहे हैं, हम सब पार्टनर्स हैं, तो हमारे बीच में कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करता है? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, ये भी वही कह रहा है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्सन। अब यहाँ पे पर्सन थोड़े अलग है। वहां पे क्या यूज किया? पर्सन हु हैव अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ये क्या कह रहा है? कौन से पर्सन? कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पार्टनरशिप उन लोगों के बीच का रिलेशन है हु आर कॉम्पिटेंट। क्या होता है कॉम्पिटेंट? योग्य, काबिल, टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उन लोगों के बीच का रिलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर सकते हैं। अब ये समझाना भारी है, कई बार एक एक वर्ड ऐसा आ जाता है कि टाइम लग जाता है। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट पे कौन साइन कर सकता है? भाई मेरे पास जो FYGC में पढ़े उनको मैंने ये सारी बातें बताई है। कॉन्ट्रैक्ट पे कौन साइन कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट पे सब लोग साइन कर सकते हैं सिवाय 3 लोग। सबसे पहला, यस, माइनर। माइनर कौन? whose age is below 18 years. Are you all below 18 years? तो आप पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकते। कोई काका मामा है इधर? नहीं है ना, बुजुर्ग? हाँ। Are you all below 18 years? If you are below 18 years, except me, हाँ, I can sign, of course. माइनर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर सकते। सेकंड, द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं। इसका मतलब पागल ही नहीं होता। आप बोलोगे पागल, ये शब्द यूज भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इट्स मतलब जिनके साथ ये होता है वो उन्हीं को पता है। लेकिन जिसका माइंड पे कंट्रोल नहीं है, इवन इफ यू आर ड्रंक, बहुत ज्यादा शराब पी है और आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। बोले व्हेन आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट आई वाज ड्रंक, सो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इनवैलिड। तो उसको भी अनसाउंड ही कहते हैं। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, हाई फीवर, बहुत ज्यादा बुखार है। अब देखिए 100 104 बुखार होता है तो हमारा माइंड पे कंट्रोल नहीं होता। अब कोई बोले कि तेरे को अब भी 2 मिनट में ठीक करता हूँ, एक इंजेक्शन दूंगा, बुखार फटक से उतर जाएगा, खाली अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, साइन कर दे। आप बिंदास कर दो साइन। वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे होगी नहीं, क्योंकि यू विल प्रूव कि एट द टाइम व्हेन आई साइन आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब आई वाज हैविंग अनसाउंड माइंड। और तीसरा है डिस्क्वालीफाइड पर्सन। डिस्क्वालीफाइड, जिसको सरकार ने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो पार्टनरशिप किसके बीच में होगा? उन्हीं लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर सकता है। अगर मैं और आप, मैं एज अ टीचर ऑफ कुशल इंस्टीट्यूट और आप एज अ स्टूडेंट ऑफ कुशल इंस्टीट्यूट, अगर हम दोनों मिलकर बिजनेस करना चाहे, मैं तो साइन कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं नहीं? आपके बिना पे आपके पेरेंट्स कर सकते हैं। आपका बैंक में अकाउंट होगा, अगर ज्वाइंट अकाउंट, तो आपके पेरेंट्स की साइन चल जाती है, आपकी नहीं चलती। ठीक है, तो प्रोफेसर हैंडी क्या कहते हैं, पढ़ना जरा फिर से ध्यान देना। क्या बोला प्रोफेसर हैंडी ने? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्संस। व्हाट काइंड ऑफ पर्संस? कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। वो पर्सन जो क्या कर सकते हैं, जल्दी बोलना, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड हु अग्री टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस। वो अग्री होते हैं कि जो भी बिजनेस करेंगे वो कैसा होगा? लॉफुल बिजनेस। अब समझो मैं भी कॉम्पिटेंट, आप भी कॉम्पिटेंट, मैं भी मेजर हूं, आप भी मेजर हो, हम ना तो डिस्क्वालीफाइड है और ना ही हमारा माइंड अनसाउंड है। साउंड माइंड, हम दोनों मेजर। क्या हमारे बीच में पार्टनरशिप हो सकता है? हो सकता है।
तो ये क्वालिटी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक एग्रीमेंट लाया, बोले चलो हम एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग ड्रग्स का बिजनेस करेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बांट के 50-50। आपने बोला ओके, हाँ हाँ अच्छा है, बहुत प्रॉफिट। और उस एग्रीमेंट को लेकर हम चले गए कोर्ट में रजिस्टर करवाने। वहां से बाहरी नहीं है, जज साहब ने बोला चले इसको जेल में डाल, क्योंकि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल है, अनलॉफुल है, अनलॉफुल। कोई भी अनलॉफुल आर्म्स एंड एम्यूनिशन, दारू शराब गुटखा जाओ, जो कोई भी बिजनेस, महाराष्ट्र में गुटखा पान मसाला बैन है, किसी स्टेट में दारू बंद है, और वो लोग अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बिजनेस लॉफुल होगा कि अनलॉफुल होगा? अनलॉफुल। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल। इसलिए कॉमा के बाद क्या लिखा है, हु अग्री टू कैरी ऑन अ, हम सब पार्टनर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन तो करते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, लॉफुल। अग्री टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस इन कॉमन, दैट बिजनेस हैज टू बी लॉफुल बिजनेस इन कॉमन। मतलब कॉमनली वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, वो अनलॉफुल या इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, सबके लिए वो लॉफुल होना चाहिए। इन कॉमन विद अ व्यू टू अर्न प्राइवेट गेन, और उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू अर्न प्राइवेट गेन। गेन म्हणजे काय, गेन म्हणजे प्रॉफिट, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। यहीं पे खत्म हो गया ना, इतना ही है ना डेफिनेशन, दोनों आ गए। ऑनेस्टली बताओ, दोनों डेफिनेशन समझ में आ गए? आपको याद कितना होगा वो बात की बात है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। हर एक लाइन टेक्स्ट बुक की हम रीड करेंगे नॉलेज के लिए, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो बात की बात है। ऑल क्लियर? ठीक है, अभी आते हैं अगले पेज पे। आपको ब्रेक चाहिए 2 मिनट का, 2-3 मिनट का ब्रेक चाहिए सबको? लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 2-3 मिनट्स। थियरी में क्या होता है, कंटिन्यूस थियरी में थोड़ा गला भी घिस जाता है। लेट्स ब्रेक फॉर 2-3 मिनट्स। अच्छा, 3 मिनट चल। चलो भाई, ब्रेक खत्म। वापस अभी थोड़ा पढ़ने के बाद फिर आप मैथ्स वालों को ब्रेक मिलने वाला है। आज अकाउंट्स में तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरा ये जो भी मुझे पढ़ाना है उसके बाद मैम का लेक्चर होगा। वो मैथ्स 2 मंगा है क्या आप सब लोगों से? मैथ्स 2 में इंडेक्स नंबर शुरू होगा, तो इंडेक्स नंबर के बारे में आपको बता देगी मिस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 2 पे क्या दिख रहा है सबको, अगला पॉइंटर क्या दिख रहा है, फीचर्स। फीचर्स के बाजू में ही अगर स्लैश करके आपको लिखना हो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं आप, कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, पार्टनरशिप के कितने फीचर्स दिख रहे हैं आपको, 9। एटलीस्ट आज के लिए ये हम पढ़ लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन 2 है, और फीचर्स है 9। ठीक है, फीचर्स का मतलब होता है लक्षण, हिंदी में गुण कहते हैं, खासियत कहते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस करने की क्या खासियत है, चलो फटाफट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का पता रूल, पार्टनरशिप का पता है ये रूल है, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट के बिना बिजनेस नहीं हो सकता। और पता है जरूरी है क्या, एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए, लिख के स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए? नहीं, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, लेकिन ओरल एग्रीमेंट कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि झगड़ा हो गया दो पार्टनर्स के बीच में, कोर्ट में जाके अगर वो कंप्लेन करेंगे, जज साहब बोलेंगे आपकी एग्रीमेंट में क्या लिखा है, वो बोले सर एग्रीमेंट बनाए नहीं, बोले भाग, एग्रीमेंट इज द प्रूफ। वो आपका केस ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए एग्रीमेंट बनाने का तो स्टैम्प पेपर पे प्रॉपर लिख के बनाने का, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। पहला पॉइंट एग्रीमेंट, प्लीज पे अटेंशन, पढ़ रहा हूँ। फीचर नंबर 1 क्या है, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। इट कुड बी, आप ध्यान से पढ़े क्या लिखा है, एग्रीमेंट कुड बी ओरल और इट कुड बी रिटन और ओरल। रिटन एग्रीमेंट इज प्रेफर्ड, विच एग्रीमेंट इज प्रेफर्ड, कौन सा एग्रीमेंट पसंद किया जाता है, प्रेफर्ड यानी पसंद किया जाता है,
Why? So that it can be used as a proof in the court of law. कि आपके पार्टनर्स के बीच में क्या तय हुआ था, क्या बातें हुई थी, एग्रीमेंट में लिखी होगी ना, बोले एग्रीमेंट तो है नहीं, तो क्या बोलेंगे हम इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड सच रिटन एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट का नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड। और आप देख रहे हैं आपको पॉइंटर्स में दिखाई दे रहा है, जो अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं, अगले पेज में दिख भी रहा होगा अलग से, पार्टनरशिप डीड पूरा डिटेल में आने वाला है, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। सो व्हाट इज द फीचर नंबर वन, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैन बी रिटन और oral, but which agreement is preferred, so that it can be it can be given as a proof in the court of law when the dispute arises between the partners. Second है number of partners, ये तो पता ही है, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो कितने लोग होने चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। मिनिमम 2 पार्टनर्स, मिनिमम 2 को अंडरलाइन करो, आर नीडेड टू स्टार्ट पार्टनरशिप फर्म, एंड द मैक्सिमम को अंडरलाइन करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50 अकॉर्डिंग टू द। अब ये कंपनीज एक्ट लिखा है, क्योंकि एक्चुअली इसमें थोड़ा कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, हालांकि एक्ट तो पार्टनरशिप एक्ट का है। तो ये एक्ट जो है बदल, अब पहले ये कहा गया था कि पार्टनरशिप, आपको पता है ओल्ड जो 1932 का एक्ट था, उसमें पार्टनरशिप के नंबर्स अलग थे, मिनिमम 2, मैक्सिमम 10 और 20 था। लेकिन जब हमारे देश में कंपनीज एक्ट आया, आप सबको पता है कंपनीज एक्ट कब आया, कंपनीज एक्ट जो अभी चल रहा है वो कौन सा है, 2013। पहला पुराना नहीं, 1956 नहीं, अभी कौन सा चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद ये नंबर्स चेंज हो गए, और नंबर्स क्या हो गए, मैक्सिमम 50। फर्स्ट फीचर एग्रीमेंट, सेकंड फीचर नंबर ऑफ पार्टनर्स, थर्ड है लॉफुल बिजनेस। अभी तो बोला बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल। दो जन मिलके अनलॉफुल या इलीगल बिजनेस ट्राई करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, राइट। तो बिजनेस हैज टू बी लॉफुल। Business undertaken by partnership should be lawful. It cannot undertake business which is not allowed by state. You cannot do that business which is not allowed by state. महाराष्ट्र में पान मसाला और गुटखा बिजनेस अलाउड नहीं है, गुजरात में शराब का बिजनेस अलाउड नहीं है, तो आप वो बिजनेस कर नहीं सकते। प्लास्टिक बैग्स जो है वो अलाउड नहीं है, तो आप वो बना नहीं सकते। तो यू कैन नॉट डू द बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय द स्टेट। द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो डज नॉट परमिट एनी इलीगल बिजनेस। दूसरा डेफिनेशन पढ़ा ना हैंडी का, उसमें आया ना कि दे कैन नॉट डू, द बिजनेस हैज टू बी लॉफुल, पर्सन हैज टू बी कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट है लेकिन बिजनेस लॉफुल नहीं है, तो पार्टनरशिप हो नहीं सकता। चौथा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। आपको याद है सोल ट्रेडर के बारे में क्या कहा था, सोल ट्रेडर एंजॉयज प्रॉफिट एंड बेयर्स ऑल द लॉसेस, बट यहाँ पे ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर, सब लोग शेयर करते हैं। आपको एक और बात बताओ, वो शेयर करने का रेशियो होता है, पता है, जैसे हम दो पार्टनर है, तो मैंने बोला मैं 60%, आपका 40%, ये हमारे बीच में तय हुआ, तो फिर एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा मेरा 60 आपका 40। लेकिन अगर हमने एग्रीमेंट नहीं बनाई ना, तो हम दोनों का शेयर होगा 50-50, आधा। तो ये रूल है, अगर आपके बीच में परसेंटेज तय हुआ तो फिर एग्रीमेंट बना के उसमें लिखो कि हमारे बीच में ये परसेंटेज तय हुआ है। लेकिन एग्रीमेंट नहीं बना, एग्रीमेंट कैन बी ओरल, राइट, और रिटर्न। ओरल एग्रीमेंट बनाया तो क्या रेशियो अप्लाई होता है, इक्वल। क्या रेशियो अप्लाई होता है, इक्वल। तो दो पार्टनर्स है तो कैसे शेयर करेंगे, 50-50। चार है तो 25-25-25। देखो इसमें लिखा होगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। पार्टनरशिप का पर्पस क्या है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट। किस रेशियो में शेयर करेंगे, आपको पता है ना रेशियो कैसे लिखते हैं, 3:2, 2:1, ये सब लिखा होता है, तो वो एग्रीमेंट में लिखा होता है। लेकिन आगे लिखा भी है, देखो, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो देन प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग विल बी इक्वल। इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं ना कहीं आगे बहुत बार काम आने वाली है। अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, मतलब आपने एग्रीमेंट या तो बनाए नहीं या बनाए लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं, किसके बारे में लिखा नहीं बच्चे लोग, प्रॉफिट के बारे में, तो फिर रेशियो क्या होगा, इक्वल है। तो अगर मेरे और आपके बीच में ये तय हुआ ना कि मेरा 60 आपका 40, अब देखिए मैथ्स वालों को समझ में आता है क्या, मेरा 60 आपका 40, तो रेशियो हो गया 3:2, 60:40, 6:4, 3:2, रेशियो क्या हो गया, 3:2। तो ये तय हो गया, लेकिन हमने एग्रीमेंट बनाई, तो क्या ये 3:2 अप्लाई होगा, नहीं, 1:1 अप्लाई, 1:1, मतलब 1/2, 1/2। और चार है तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तीन है तो 1/3, 1/3, 1/3। इट्स अ रूल। समझ में आया पॉइंट नंबर 4। पांचवा पॉइंट क्या है, अनलिमिटेड लाइफ।
ये पॉइंट बोलता है कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करोगे तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। किसको पता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब? कौन बताएगा व्हाट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी? निर्मल। यस। समझो कि मैंने आपसे लोन लिया और बिजनेस किया और वो बिजनेस डूब गया। भगवान नहीं करे कि वो बिजनेस डूबे किसी का, लेकिन वो बिजनेस डूब गया तो मुझे आपका कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो वो कर्जा वसूलने के लिए पहले तो आप मेरी बिजनेस प्रॉपर्टी जब्त करेंगे। समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए और मैं वो 10 लाख चुका नहीं पा रहा हूँ, तो सीधा आके आप मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टी जब्त करके उसको बेच के अपना पैसा रिकवर करेंगे। तो आपने मेरी बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी है, बेंचेस, एसी, फैन, ट्यूबलाइट सब बिकवा दिया आपने, लेकिन आपको 6 लाख ही मिले। पैसा कितना लिया? 10 लाख। आपको कितने मिले? 6 लाख। तो बचे कितने? अगर मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड होती ना तो आपको 6 लाख ही मिलते बस। आप मेरे घर पे आके मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते, लेकिन मेरी लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड है। तो 4 लाख वसूल करने के लिए आप मेरे घर पे आ सकते हो। मेरे घर पे टीवी, फ्रिज, बर्तन, जूते, चप्पल सब उठा के लेके जा सकते हो। वाई? बिकॉज काश ऐसा हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड। तो यहाँ पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और दो वर्ड्स यूज होते हैं, याद है आपको? अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। देखो क्या लिखा है, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट लाइन। ये सब ऑब्जेक्टिव। हम लोग ये इतना सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब आएगा ऑब्जेक्टिव। आंसर इन वन सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी आ सकता है, इसलिए पढ़ो। हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, जॉइंट भी है और सेवरल भी है। जॉइंट एंड सेवरल को इन शॉर्ट समझा देता हूँ। जॉइंट मतलब अगर कुछ कर्जा चुकाना है तो हम सबको मिलके चुकाना पड़ेगा कि नहीं, और अगर मिलके नहीं चुका पा रहे तो फिर सेपरेटली चुकाना पड़ेगा। समझो कि हम लोग 6 लाख दे दिया, बचा कितना? एक एग्जांपल देते हैं, 6 लाख दे दिया, बचा कितना? 4। और हम लोग 4 पार्टनर हैं, तो चारों को एक एक लाख देना पड़ेगा। चारों को एक एक लाख देना पड़ेगा। लेकिन एक पार्टनर के पास पैसा ही नहीं बचा, वो तो कंगाल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसका 1 लाख बाकी तीनों को देना, उनको चुकाना। समझो दो कंगाल हो गए, तो उन दोनों का एक एक लाख बाकी दोनों को दो दो लाख देके चुकाना पड़ेगा। इट्स अ रूल। इसलिए लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। शायद लिखा होगा पार्टनर्स आर लायबल टिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट। जेब में 1 रुपया होगा तो वो भी देना पड़ सकता है। टिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट दे आर लायबल। और देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब लिखा है। अगर कोई आपसे पूछे ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी बताओ, तो ये इसका मीनिंग अंडरलाइन करो। इफ इफ के आगे क्या लिखा पढ़ो, इफ असेट्स ऑफ बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट टू पे लायबिलिटीज देन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स कैन बी यूज्ड। मुझे आपको कितना देना था? 10 लाख। लेकिन मेरे पास कितने रुपए की एसेट्स थी? 6 लाख। तो फिर बाकी का 4 लाख वसूल करने के लिए आप मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, बिकॉज माई लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। याद रखो। इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट देन हिज लाइबिलिटी विल बी बॉर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर। 4 में से एक इंसॉल्वेंट हो गया, बच्चे, तो मेरे हिस्से की लाइबिलिटी तीनों को देनी पड़ेगी। 2 इंस्टॉलमेंट हो गए, बच्चे, तो उन 2 की लाइबिलिटी जो है वो बाकी 2 को चुकाना। इट्स अ रूल है, इट्स अ रूल। पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है, ये कोई मेरे शब्द नहीं है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लास्ट बस इतना 9 तक हमको पढ़ना है आज के लिए, ठीक है? इतना रिवाइज कर लेना, कल आओ तो अगर पढ़ के आओगे तो अच्छा रहेगा डेली बेसिस। अब देखो मैंने पढ़ाने में 1 घंटा लिया, आपको इसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स। डेली बेसिस पे पढ़ते रहो, बस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक बार फिर से पढ़ो, रजिस्ट्रेशन। अच्छा, फिर से पूछ रहा हूं मैं, एक्ट का पास किया था 1932, तो 1932 का जो एक्ट था ना, उसके हिसाब से पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था। क्या था? ऑप्शनल। रजिस्ट्रेशन क्या होता है पता है आपको? गवर्नमेंट के पास जाके अपना बिजनेस जो है वो रजिस्टर करवाना। नोंदणी बोलते हैं मराठी। नोंदणी क्रमांक होता है कि नहीं? ये आपका गणेशोत्सव मंडल भी रजिस्टर्ड होता है कि नहीं? नवरात्रि मंडल रजिस्टर होता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आप जिस बिल्डिंग में रहते हो सोसाइटी, वो भी रजिस्टर्ड हो, तो गवर्नमेंट के पास जाके उसको रजिस्टर करवाना। तो पहले ये जो पार्टनरशिप का बिजनेस था, ये कैसा रजिस्ट्रेशन था? ये कैसा था? ऑप्शनल। लेकिन अभी ये इंडिया के कुछ स्टेट्स में कंपलसरी हो गया है। इंडिया के कुछ स्टेट्स में, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। हम लोग कौन से राज्य में हैं?
तो ठीक है, बाकी स्टेट्स का छोड़ो, हम अपने महाराष्ट्र का सोचते हैं। वी आर इन महाराष्ट्र, सो इन महाराष्ट्र पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। क्यों पता है? क्योंकि महाराष्ट्र में बिजनेस है। महाराष्ट्र इज वन ऑफ द रिच स्टेट्स। महाराष्ट्र में आप देखो, आप मुंबई में देखिए, एयरवेज है, वाटरवेज है, रेलवेज है, रोडवेज है, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्स है। कितना पैसा है। मुंबई इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अगर यहाँ पे अगर गवर्नमेंट नजर नहीं रखेगी, फिर तो लोग कुछ भी बिजनेस करेंगे ना। इसलिए गवर्नमेंट के पास जाके क्या करवाओ, रजिस्ट्रेशन, ताकि गवर्नमेंट नजर रखे। बिना रजिस्ट्रेशन के पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर सकते। चलो पढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अंडरलाइन कीजिए, महाराष्ट्र में कंपलसरी है। कब से है? लेकिन कब से है? कौन सी डेट से? 1 अप्रैल 2005। लेकिन आगे क्या लिखा है? पुराना एक्ट में क्या लिखा था? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था क्या ऑप्शनल था? पुराने एक्ट में क्या था? ऑप्शनल था। पढ़ो क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑप्शनल। मतलब पहले ये कानून था कि ऑप्शनल था, रजिस्ट्रेशन करना है करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन जहां कंपलसरी नहीं है ना, वहां भी आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के फायदे हैं, पता है। अब समझो, महाराष्ट्र में कंपलसरी है, गुजरात में कंपलसरी नहीं, लेकिन फिर भी गुजरात गवर्नमेंट बोलेगी आप रजिस्ट्रेशन करवाओ। आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा? आपको लोन मिलेगा इजीली। एमएसएमई सेक्टर याद है? एमएसएमई याद है? एमएसएमई पढ़ा है ना लास्ट ईयर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आपको लोन मिलेगा। आप किसी पे केस करोगे तो वो केस भी तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगा, रजिस्टर्ड होगा तो ये बेनिफिट्स है, इसलिए रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल। ये याद रखना, 1932 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, बट इन महाराष्ट्र इट इज कंपलसरी। वो भी कब से? 1 अप्रैल 2005। It means a firm may or may not be registered. Registration of firm merely certifies. रजिस्ट्रेशन से क्या सर्टिफिकेट मिलता है कि ये फर्म जो है ये एग्जिस्ट करती है। गवर्नमेंट बोलती है हाँ, अभी मैंने कुशल इंस्टीट्यूट को रजिस्टर नहीं करवाया समझो, लेकिन करवा दूं तो गवर्नमेंट के रजिस्टर में मेरा नाम होगा कि हाँ, हम जानते हैं कुशल इंस्टीट्यूट नाम का एक इंस्टीट्यूट है जो एग्जिस्ट करता है। इट इज द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस। इट इज द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस। तो क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म मेयरली सर्टिफाइज इट्स एग्जिस्टेंस। रजिस्ट्रेशन क्या सर्टिफाई करता है? एग्जिस्टेंस, कि हाँ इसका अस्तित्व है। जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट इज द प्रूफ, डेथ सर्टिफिकेट इज द प्रूफ। कुछ भी चीज है तो प्रूफ के तौर पे आपके पास एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का प्रूफ चाहिए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार। व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? लास्ट लाइन में इसका मीनिंग दिया। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज रजिस्ट्रेशन, बोलिए। लास्ट लाइन पढ़ी, लास्ट लाइन पढ़ी। इट इज अ प्रोसेस, बोलिए। व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ व्हाट? एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में जाइए और बोलिए सर हमारी पार्टनरशिप है, प्लीज उसका नाम आपके रजिस्टर में दर्ज कीजिए। आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए, उनके फीस पे कीजिए और आपका फर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। उसको अच्छे से लेमिनेट करो, फ्रेम बनाओ और दुकान पे लगा दो। कभी भी कोई इंक्वायरी हुई वो पूछेंगे आर यू रजिस्टर, बोले यस सर, देखिए। जैसे हर डॉक्टर्स, हर लॉयर का रजिस्ट्रेशन होता है, डॉक्टर साहब जहाँ बैठते हैं पीछे उनका सर्टिफिकेट होगा। बिना सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के कर नहीं सकते। वैसे ही महाराष्ट्र में बिना रजिस्ट्रेशन के पार्टनरशिप बिजनेस नॉट है। लास्ट 3 पॉइंट्स ओनली, लास्ट 3 पॉइंट्स लेफ्ट, प्लीज पे अटेंशन। 7 पॉइंट है जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अच्छा, सोल ट्रेडर में क्या था? सिंगल ओनरशिप था और सिंगल मैनेजमेंट था। यहाँ पे क्या है? ज्वाइंट। यानी यहाँ पर समझिए हम लोग 3 पार्टनर हैं। मैं, ए, गर्ल्स आप बी एंड बॉयज। 3 पार्टनर्स मिलके ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। अब इस क्लासरूम में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? प्रॉपर्टीज बोलिए। बेंचेस, एसी, पंखा, ट्यूबलाइट, ये बोर्ड, ये लैपटॉप, ये जो भी आपको दिख रहा है ये हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी। ये हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी, ये फर्म की प्रॉपर्टी, पार्टनर की प्रॉपर्टी नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली, हाँ एग्जाम्पल। ये हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को हम पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं ए हूँ, मुझे लगता है यार मेरे बच्चों को घर पे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, एक बेंच लेके जाता हूँ मैं घर पे, और मैं घर पे लेके गया। कल को उठ के आप आके बोलेंगे मुझे भी पढ़ना है, मेरे को भी एक बेंच चाहिए, ये बोलेगा मुझे खाली बेंच, स्टूडेंट्स कहाँ बैठेंगे? सो वी कैन नॉट यूज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस फर्म फॉर आवर पर्सनल बेनिफिट बिकॉज इट इज आवर जॉइंट। लिखा है देखो, each partner is joint owner of the property of the firm, so no partner can use, point to be noted, point to be noted, no partner can use property for personal use. All the partners have equal rights in managing the firm, और हम सबको इक्वल राइट्स। अच्छा मैं अभी रेशियो बताता हूँ। हम 3 पार्टनर से ना, मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है 60%।
ए का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 60%, बी का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है 30%। 60-30 कितना हो गया? 90 है। तो फिर आपका कितना होगा? 10%। सबसे कम आपका है, राइट। अभी कल को उठ के कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये कुछ बोल रहे हैं, बोले चल तू बैठ, तेरा 10% है, तू बोल नहीं सकता, तेरा प्रॉफिट कम है, ऐसा नहीं। क्योंकि वो 10% ही है उसका प्रॉफिट, इसका मतलब ये नहीं कि उसको राइट्स नहीं है। उसका अगर 1% भी होता तो भी इसको राइट्स इक्वल मिलते हैं, है ना। जैसे आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी में सारे मेंबर्स को इक्वल राइट्स है। ऐसा है क्या जिसके पास 2 BHK फ्लैट है उसको ज्यादा वोट देने मिलेगा? नहीं, वोट देने का अधिकार सबको सेम है ना। तो वैसे इक्वल राइट्स में, लास्ट लाइन पढ़िए क्या लिखा है। उसने लिखा है कि ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट्स इन मैनेजिंग द फर्म, सो ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट। इसीलिए अगर ए बी सी, एक और राज की बात बताओ, पुरानी हिंदी पिक्चर में अक्सर ऐसा दिखता था, ए बी सी तीन पार्टनर्स है, ए एक्टिव और बी और सी स्लीपिंग। ए एक्टिव, बी और सी स्लीपिंग। ए पूरा बिजनेस संभाल रहा है और वो बिजनेस की आड़ में स्मगलिंग कर, और बी और सी को पता नहीं, बी और सी को पता नहीं। और इतने में पुलिस की रेड पड़ी और ए को पकड़ लिया। ए के साथ बी और सी को भी जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस इज मैनेज बाय ऑल, ये रूल है। भले ही वो इनोसेंट है, उनको पता ही नहीं था, बट एग्रीमेंट में उनका भी नाम है ना, तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा। ये कुछ लिमिटेशन। नंबर 8 क्या है? प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनर डबल रोल प्ले करता है, ये पॉइंट तो आके गया लास्ट में। डबल रोल होता है, एक प्रिंसिपल और एक एजेंट। ईच पार्टनर वर्क्स इन टू फोल्ड कैपेसिटी, दो फोल्ड कैपेसिटी में काम करता है, दो अलग अलग कैपेसिटी में काम करता है, दैट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट। अ पार्टनर एक्ट्स एज द प्रिंसिपल ऑफ द फर्म with outsiders and with other partners he act as an agent। अब जैसे कुशल इंस्टीट्यूट में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, अगर कोई स्टूडेंट आता है एडमिशन के लिए तो या मुझसे बात करता है, मुझसे बात, तो फॉर आउटसाइडर वी आर प्रिंसिपल, बट फॉर ईच अदर वी आर एजेंट। मैं कभी, मेरा लेक्चर समझो कैंसिल हो गया तो मैं मिस को बोल देता हूँ मेरे बदले आप ले लो आप। सो फॉर ईच अदर वी आर एजेंट, बट टू द आउटसाइडर वी आर प्रिंसिपल। इसलिए डबल रोल प्ले करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन अलग से चैप्टर है कि नहीं? अलग से है ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है ये बंद भी हो सकता है। और ये बंद कैसे होता है? जब पार्टनर्स की डेथ हो जाए, या इंसॉल्वेंट हो जाए, या इंसान हो जाए, या बिजनेस लॉस में। लास्ट पॉइंट, लास्ट फॉर द डे, नाइन्थ फीचर। पेज नंबर क्या है? बदल गया पेज नंबर सबका, 3। डिसोल्यूशन, अब पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व। ओके, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है तो एग्रीमेंट बना के डिसॉल्व कर सकते कि भाई बहुत हो गया, ये बिजनेस चल नहीं रहा, अभी बेटर है कि हम बिजनेस को बंद करें। Partnership can be dissolved through agreement between the partners. If a partner wants to close the firm, he can dissolve the firm by giving 14 days notice। अंडरलाइन कीजिए, ए बी सी में से सी पार्टनरशिप छोड़ना चाहता है, ए बी सी में से सी पार्टनरशिप छोड़ना चाहता है, या सारे लोग पार्टनरशिप बंद करना चाहते हैं, तो कितने दिन की नोटिस देने की? हाउ मेनी डेज? 14 डेज। कि आफ्टर 14 डेज हम इस बिजनेस को बंद कर देंगे, या मैं इस बिजनेस को छोड़ दूंगा। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, बच्चे लोग आगे भी ये बात याद रखना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे इसने वो समझा नहीं ना, इसने खाली क्या वर्ड यूज किया है? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस को बंद करना या पार्टनरशिप को बंद करना। द फर्म कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व इफ पार्टनर डाइज। देखो लिखा है, अगर पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायर हो जाता है और बिकम्स इंसॉल्वेंट और इंसेंट, तो भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। सो इन सच अ वे, हाउ मेनी फीचर्स आर देयर फॉर 9 फीचर्स? पहला क्या था? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और written, but what agreement is, which agreement is preferred? Because it can be given as a proof in the court of law if the dispute arises. Number of partners minimum 2, maximum 50. Business has to be lawful. It should not be any kind of business which is prohibited or restricted by the government. And all the profits and losses are shared as per the ratio mentioned in the agreement. But if there is no agreement, agreement is silent, the sharing should be equal. Then unlimited liability. In case of losses, if the business properties are not sufficient, then personal property of the partner can be used, right? The liability is unlimited, joint and several. अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके हिस्से का कर्जा बाकी सॉल्वेंट को चुकाना। रजिस्ट्रेशन 1932 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन 1 अप्रैल 2005 से इंडिया के कुछ स्टेट्स में, महाराष्ट्र में स्पेशली क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन क्या है? लास्ट लाइन में था, रजिस्ट्रेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द
नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्टर। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जितने भी पार्टनर्स है वो फर्म की प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर्स है और सबको मैनेजमेंट का इक्वल अधिकार है, चाहे वो 1% का मालिक क्यों ना हो। ऑल हैव इक्वल राइट्स। प्रिंसिपल एंड एजेंट, आउटसाइडर्स के लिए वो प्रिंसिपल है, एक दूसरे के लिए। जैसे आप आउटसाइडर्स हो, आपके लिए मैं कौन हूँ? प्रिंसिपल। मैं जैसे यहाँ प्रिंसिपल मैम है, मैं एम्प्लॉय हूँ, बता जो अभी आएंगे उनका लेक्चर है थोड़ी देर बाद, वो प्रिंसिपल। बट पार्टनरशिप के हिसाब से एक दूसरे के लिए हम कौन है? एजेंट। एंड डिसोल्यूशन, द फर्म कैन बी डिसॉल्व अगर बिजनेस लॉस में जाता है, लेकिन अगर किसी को डिसॉल्व करना है तो कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा? 14 दिन। ठीक है, तो ये हमारे इंट्रोडक्शन हो गया, मीनिंग एंड डेफिनेशन हो गया और फीचर। इसके आगे और दो पॉइंटर्स हमको पढ़ने शायद कवर हो जाएगा हिंदी। तो खाली ये एक क्लास पार्ट है जो हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स खत्म होने के बाद। ठीक है, तो अकाउंट्स के लिए आज के लिए इतना काफी है। अब आपको ब्रेक मिल रहा है 5 से 7 मिनट का, 5-7 मिनट का। एग्जैक्ट टाइम बता दो, 5 मिनट। 7 नहीं, फिर वो शुरू होते होते 7 हो ही जाता है। 5 मिनट का ब्रेक मिल रहा है। मैथ स्टूडेंट्स को, एसपी स्टूडेंट्स कैन लीव, जो लोग लाइव है वो भी लीव ले सकते हैं। और आप लोग ऑफलाइन में भी जितने एसपी वाले हैं वो घर जा सकते हैं। बाकी लोग 5 मिनट के बाद वापस